नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। विश्व गुरु ने प्रेस को गुरु मंत्र दिया है। पूरी दुनिया को एक गुरु मंत्र दिया गया है। 2014 से 2025 तक की गौरव गाथा है। हम कथा सुनाते मोदी युग में पत्रकारिता के हालात पर। तेरे हालात पर मुझे रोना आया, कभी कुछ पाया भी तो याद बस खोना आया। यह कोई शेर नहीं, मैंने अपने आप से ही बना लिया। किसी के शेर और गजल का प्रचार करने से अच्छा है कि कुछ अपना ही बनाकर सुना दे। वैसे पहले यही बता दीजिए कि शेर कैसा लगा, फिर आगे वीडियोस में मीडिया के हालत पर एक साथ बैठकर आंसू बहाते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो इसे बिल्कुल स्किप मत करिए। पहले हमें ये बता दीजिए कि जिस मीडिया पर हम बातचीत करने चल रहे हैं, कौन सी मीडिया पर आपको ज़्यादा भरोसा है? कमेंट बॉक्स में आप लिखना शुरू कर दीजिए। आपको टेलीविज़न मीडिया ज़्यादा पसंद है या यूट्यूब मीडिया या डिजिटल मीडिया? किस पर ज़्यादा भरोसा आप करते हैं? समाचार अखबार पत्रों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिजिटल और टेलीविज़न मीडिया की। नमस्ते, आदाब, अभिनंदन। मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं हमारे द क्रेडिबल न्यूज़ का खास कार्यक्रम क्रेडिबल मुद्दा। बातें आज की थोड़ी कड़वी हैं, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। बस आज की रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो भक्तों, परम भक्तों, अनुयायियों, विपक्षियों, आलोचकों, समालोचकों, सबका स्वागत करते हैं। चलिए शंखनाद करते हैं और शुरू करते हैं अपना खेला, जिसमें आपको दिखाया जाएगा मीडिया का मेला। मगर इस मेले ने कैसे भारतीय मीडिया को नीचे ठेला। गोदी मीडिया, चरण चुंबन मीडिया के बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूं। तो शुरू कर रहा हूं अपना खास प्रोग्राम। हटाइएगा मत वीडियो को, देखते रहिए, बस कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये वाक्य हमें इतनी बार सुनने को मिलता है कि अब इसमें व्यंग की गंध आने लगी है। वर्ष 2025 में पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RWB के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देश में 151वां स्थान पर रखा गया है। 151 बड़ा शुभ संकेत माना जाता है हमारे यहाँ। 101 रुपया, 151। लेकिन ये संख्या बड़ी है तो ये मत मान के चलिए कि आप बहुत ऊंचे हैं। ये संख्या ये बता रही है कि बहुत नीचे पहुंच चुके हैं। पिछले साल भारत की रैंकिंग 159वीं थी, यानी कि 159 पर थी। तो हाँ, हमने थोड़ा सुधार किया है, 8 पायदान ऊपर हैं। लेकिन ये सुधार ऐसा है जैसे एक डूबते जहाज पर एक नई रंगत का पेंट लगा दिया जाए। माने कि जहाज तो डूब ही रही है, अब उसको चाहे आप सजा दीजिए, चाहे डेंट पेंट कर दीजिए। भारत का कुल स्कोर 32.96 है, जो बहुत गंभीर यानी कि वेरी सीरियस श्रेणी में आता है। इस सूची में भारत से भी नीचे केवल भूटान, पाकिस्तान, तुर्की, फिलिस्तीन, चीन, रूस, अफगानिस्तान, सीरिया, उत्तर कोरिया और इरिट्रिया हैं। तो मुबारक हो, हम कम से कम उत्तर कोरिया से तो बेहतर हैं। यानी कि गर्व करने का आप कहीं ना कहीं कोई मंत्र तो ढूंढते ही रहते हैं, तो इसी पर गर्व कर लीजिए फिर एक बार कि पाकिस्तान आपसे प्रेस फ्रीडम के मामले में नीचे है। माने कि वहां प्रेस फ्रीडम जो है वो और भी ज्यादा गंभीर है। तो यात्रा शुरू होती है भैया 2014 से। 2014 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, संसद की सीढ़ियों पर लेट गए। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में यह पढ़ाया भी जाने लगा है कि पहला कोई प्रधानमंत्री आया जो संसद की सीढ़ियों पर नतमस्तक हो गया। नीतीश के शपथ समारोह में भी मोदी जी कई बार ऐसे 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 3 बार इतना झुके कि झुकने के चक्कर में ये भूल गए कि भारत कहां कहां तक झुक गया। हम जब पत्रकारिता की पढ़ाई करने गए थे तो पता नहीं संयोग था या फिर पता नहीं उसे क्या मान सकते हैं कि हमारे एक प्रोफेसर साहब ये पढ़ा रहे थे कि 2014 का पत्रकारिता युग मोदी युग है। और उस मोदी युग में देखिए कैसे एक प्रधानमंत्री संसद की सीढ़ियों पर लेट जाता है। आहा, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचा कहां मैं पत्रकारिता पढ़ने चला आया हूं। लेकिन बाद में थोड़ा बहुत स्थिति सुधरी और चीजें बदली। हम इस पर हालत पर नहीं रो सकते
कि लोग पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में या पत्रकारिता के संस्थानों में क्या पढ़ा रहे हैं, सब कुछ तो सामने दिख ही रहा है। यानी कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो भारत की रैंकिंग कितनी थी? 140। उस समय तक ये माना जाता था कि भारतीय मीडिया काफी प्रगतिशील था, काफी प्रोग्रेसिव मीडिया था। लेकिन फिर एक शानदार सुधार की यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा देखिए कैसे शुरू हुई है। 2014 140 रैंक, 2016 133वीं रैंक, 2018 138वीं, फिर ऊपर चले गए, 2020 142, 2021 142 पर टिके हैं, 2022 150वीं रैंक पर, 2023 161 और छक्का मार दिया, 2024 थोड़ा नीचे आए 159वीं और 2025 151 रैंक। इस नीचे की यात्रा को देखकर लगता है कि हम किसी रैंकिंग लिम्बो डांस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हो। जिग जैग डिग डैग हो रहा है, ऊपर नीचे, माने कि 100 से तो नीचे आने का अभी कुछ सपना ही नहीं दिख रहा है। देखें अभी कितना नीचे जा सकते हैं। आरएसएफ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2014 के बाद से भारत में मीडिया स्वतंत्रता में अनौपचारिक लेकिन व्यवस्थित पतन हुआ है। गोदी मीडिया जो कि चौथे स्तंभ से चौथी दीवार तक आ गया है। अब उसका काम छत को रोकना नहीं है लोकतंत्र के, उसको मजबूती देना नहीं है, बल्कि वो चिपक के दूसरी तरफ आ गया है, हट गया है, दीवार बन गया। किसकी दीवार? सत्ता की दीवार। सवाल पूछिए तो दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा डिफेंड करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने गोदी मीडिया शब्द गढ़ा। ऐसे मीडिया आउटलेट्स जो सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता करते हैं। नाम नहीं लूंगा, नाम लेंगे तो बुरा लग जाएगा। हालांकि बड़े बड़े पत्रकार टेलीविजन घरानों को छोड़ के अपने यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं। यानी कि आप दर्शकों का जरूर विश्वास रहा होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब सोशल प्लेटफॉर्म पर आने पर ज्यादा सही से पत्रकारिता धर्म निभाया जा सकता है। पत्रकारिता को भी वहां शर्म नहीं आएगी, उसे भी लगेगा कि चलिए यूट्यूब या सोशल मीडिया मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पत्रकारिता को लाज नहीं आएगी, वो भी मजबूती से खड़ी रहेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 70% मीडिया आउटलेट्स अब बीजेपी से जुड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स खासकर रिलायंस, अंबानी और अडानी के नियंत्रण में है। कॉन्ग्लोमेरेट्स मीडिया क्या होता है? मीडिया के छात्र जो पढ़ाई करते हैं वो इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे चेन मीडिया होता है, क्रॉस मीडिया होता है, वैसे ही कॉन्ग्लोमेरेट मीडिया होता है। यानी कि वो मीडिया संस्थान जो समाचार पढ़ने के साथ साथ किसी उद्योग में भी अपना हाथ आजमाए। एकदम सरल देहाती शब्दों में कहें तो कोई पत्रकारिता भी कर रहा हो और उसकी सड़क पर कोई बढ़िया सी दुकान हो, ईटा बालू गर्रा गिट्टी जो भी बेचने की दुकान हो, माने दोनों धंधा भयंकर चल रहा है। इसे कॉन्ग्लोमेरेट मीडिया कहा जाता है सरल शब्दों में। 2014 में मुकेश अंबानी ने नेटवर्क 18 को खरीदा और अब उनके पास 70 से अधिक मीडिया आउटलेट्स हैं जो कम से कम 800 मिलियन लोगों तक पहुंचते हैं। माने कि ये कॉन्ग्लोमरेट मीडिया, ये उद्योग के साथ मर्ज हुआ मीडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन तक पहुंच रहा है। 2022 में अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी का अधिग्रहण कर लिया, उसमें भी अपनी हिस्सेदारी जमाई और जैसे ही हिस्सेदारी जमाई, जो थोड़े बहुत मीडिया के एथिक्स को फॉलो करने वाले लोग थे, जो थोड़े बहुत ये थे कि हाँ पत्रकारिता का धर्म बचा रहे, यहाँ पर हम वो ना बोलें जो अडानी जी चाहें, यहाँ पर हम वो ना बोलें जो मोदी जी चाहें, तो वो बेचारे अपना छोड़कर चले गए, या तो उन्हें निकाल दिया गया या फिर वो खुद से ही नमस्कार करके चले गए। एक ऐसे न्यूज चैनल का जो कभी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जाना जाता था, एनडीटीवी, बड़ा भरोसा था लोगों को इस टेलीविजन सैटेलाइट चैनल पर। यह अधिग्रहण 2009 में दिए गए एक ऋण के माध्यम से हुआ था, ऐसा सूत्र बताते हैं, जिसमें ऐसे क्लॉज थे जो कंपनी पर नियंत्रण देते थे। प्रणय रॉय और राधिका रॉय को अपना 27.26% हिस्सा बेचना पड़ा और एनडीटीवी के बोर्ड से इस्तीफा तक देना पड़ा। केंद्र सरकार ने 2019-20 में विज्ञापनों पर प्रतिदिन लगभग 1.95 करोड़ खर्च किए। सरकारी विज्ञापनों की यह एक शक्ति सुनिश्चित करती है कि मीडिया आउटलेट्स सरकार की मंजूरी चाहते हैं और बदले में उन्हें विज्ञापन अनुबंध मिलते हैं। अब जब विज्ञापन की बात उठ गई है तो हम आपको यह भी बता दें कि अभी बस 1-2 दिन की खबर है कि सरकार विज्ञापन दर को बढ़ा रही है।
सरकारी विज्ञापन की दर को बढ़ा रही है। मीडिया में काम करने वाले और अपनी तनख्वाह को लेकर के चिंता में रहने वाले लोगों के लिए तो ये खुशखबरी है कि उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। माने कि जितने सरकारी विज्ञापन मिलेंगे उनकी दर अगर बढ़ रही है तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा और तनख्वाह भी अच्छी बढ़ाई जाएगी। वैसे ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि ज्यादातर मीडिया घरानों में लोगों को इसी शर्त पर नौकरी दी जाती है कि आप विज्ञापन कितने लेकर के आएंगे, कितना विज्ञापन आप लाएंगे, उसी हिसाब से आपको तनख्वाह सेट की जाएगी। अब तनख्वाह अगर विज्ञापन के आधार पर सेट है तो आप जान जाइए कि किस तरीके की पत्रकारिता इस देश में हो रही है। अब पत्रकारिता का जो स्तर गिरा है ये सिर्फ एक ही आधार पर नहीं गिरता है कि बोलने की स्वतंत्रता खत्म कर दी जाए, बल्कि उसके कई और फैक्टर होते हैं, जैसे पत्रकारों पर हमले, उनकी हत्याएं। जब सच बोलना घातक हो गया तब क्या हुआ इस देश में? गौरी लंकेश तक का मर्डर हुआ 2017, सबको याद होगा। 5 सितंबर 2017 को वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश को उनके बेंगलुरु स्थित घर के बाहर गोली मार दी गई थी। वह हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति की कड़ी आलोचक थी, उन्हें सिर और छाती में गोली मारी गई थी। उनकी हत्या के कुछ दिन पहले वह भारत में फर्जी खबरों पर एक लेख प्रकाशित करने वाली थी। गौरी लंकेश की हत्या के आरोपियों को 2024 में जमानत मिली। उन्हें हिंदुत्व संगठनों ने नायक बनाकर स्वागत किया। यह भारत में पत्रकारों की सुरक्षा की स्थिति को दर्शाता है। 2014 से 2019 तक कम से कम 40 पत्रकार मारे गए और 198 गंभीर हमले हुए हैं। 2014 से 2025 तक लगभग 28 ऐसे पत्रकार मारे गए जिनमें से 13 की मौत तो इससे हुई कि पर्यावरण से जुड़ी रिपोर्टिंग कर रहे थे, अवैध खनन की रिपोर्टिंग कर रहे थे, जमीन हथियाने की रिपोर्टिंग कर रहे थे, रेत माफियाओं की रिपोर्टिंग कर रहे थे, पेड़ों के कटने के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे थे, सीधा कॉरपोरेट से लड़ रहे थे। और उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? अपनी जान देकर। कुछ नाम आपको बताते हैं जिनकी हत्याएं हुई: शुजात बुखारी, जगेंद्र सिंह, करुण मिश्रा, संदीप शर्मा, सुभाष कुमार महतो। गिरफ्तारियां और यूएपीए, पता नहीं क्या क्या लगा करके पत्रकारों को परेशान किया गया। 5 अक्टूबर 2020 को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित महिला के साथ हुए गैंगरेप की रिपोर्टिंग करने के बाद रास्ते में गिरफ्तार किया गया। उन पर यूएपीए के तहत आतंकवाद का आरोप लगाया गया। साथ ही राजद्रोह, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और षड्यंत्र रचने के आरोप भी लगाए गए। कप्पन को 28 महीने जेल में रहना पड़ा। जेल में उन्हें कोविड-19 हो गया और उनकी मां की मौत हो गई जब वह जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में उन्हें जमानत दी, लेकिन उन्हें फरवरी 2023 तक रिहा नहीं किया गया। अब आपको बता देते हैं कि और भी क्या चीजें इस देश में घटी हैं। मीडिया संस्थान जो मुखर होकर बात कर रहे हैं, जो आलोचनात्मक रवैया अपनाकर बात कर रहे हैं, उनके साथ साथ क्या हुआ? न्यूज क्लिक पर छापा पड़ा 2023 में, आपको याद हो 3 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक से जुड़े 46 पत्रकारों के घरों पर छापा मारा था। न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। छापे में 500 पुलिसकर्मी 100 से अधिक स्थान और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मुंबई में जाकर के छापेमारी कर रहे थे। पत्रकारों के लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। आरोप थे कि न्यूज क्लिप को चीन से धन मिला था, जिसे पोर्टल ने नकारा था। यूएपीए के तहत भी गिरफ्तारी हुई। 2023 तक 16 भारतीय पत्रकारों पर यूएपीए के आरोप लगाए गए और 7 अभी भी जेल में हैं। यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन जितनी खबरें हमारे पास हैं वो हम आपको बता रहे हैं। राजद्रोह के मामले लोगों पर लगाए गए। किशोर चंद वांगखे मणिपुर से एनएसए और राजद्रोह के तहत गिरफ्तार किए गए। पावजेल चाओबा और धीरेन सदोकपम मणिपुर में यूएपीए, राजद्रोह और षड्यंत्र के आरोप में फंसाए गए। फहाद शाह कश्मीर वाला यूएपीए और राजद्रोह के तहत गिरफ्तार हुए। विनोद दुआ, राजद्रोह की जांच उन पर लगाई गई, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। 2021 का किसान प्रदर्शन आपको याद हो, 6 वरिष्ठ पत्रकारों राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंतनाग, विनोद के जोश पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए। न जाने कितने कितने रेड्स और कितने कितने आरोप।
बीबीसी के दफ्तर पर रेड डाली गई। बीबीसी ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री क्या दिखानी चाहिए, सच में रिकॉर्ड किए गए कुछ दृश्य क्या दिखाने चाहे। सरकार तो एकदम परेशान हो गई कि नहीं, इसे नहीं दिखाना। सिर्फ सरकार नहीं, कई विश्वविद्यालयों में छात्र जब इसे देखना और दिखाना चाहे तो सरकार के जो संगठन है, छात्र संगठन, वो खड़े होकर के सरकार को घेरने लगे। मतलब सरकार के सामने दीवार बनने लगे कि नहीं 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 नहीं, सरकार के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे आका की इतनी बढ़िया डॉक्यूमेंट्री आप कैसे दिखा सकते हैं। तो ये सच लोगों के सामने ना आ पाए, इसको तक छुपाया गया। फरवरी 2023 में भारतीय टैक्स अधिकारियों ने दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों पर छापा मारा था। यह उस वक्त हुआ था जब बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी, जो 2002 के गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका पर आधारित थी। भारत में डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया गया और यूट्यूब और ट्विटर को क्लिप्स हटाने के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीबीसी को दुनिया का सबसे भ्रष्ट संगठन तक बता दिया था। दैनिक भास्कर पर भी छापे पड़े। थोड़े से मुखर होकर के ये समाचार पत्र रिपोर्टिंग करने लगे तो इन पर भी छापे पड़े। इसके साथ साथ न्यूज लॉन्ड्री का 2021 का छापा, आपको याद होगा, आईटी सर्वे और तमाम ऐसे उपकरण और टूल्स से उस पर जब्ती की गई, उनके उपकरणों को जब्त कर लिया गया। भारत समाचार को कवरेज के लिए उन पर छापे डाले गए। 2021 में यह सामने आया कि भारत सरकार ने एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल 1000 से अधिक भारतीय फोन नंबरों की निगरानी के लिए किया था। इनमें पत्रकार, विपक्षी नेता, कार्यकर्ता और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल थे। इसके साथ साथ इंटरनेट शटडाउन भी एक बड़ा मामला है। इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है कब? जब सरकार को लगता है कि इंटरनेट पर उसके खिलाफ सामग्रियां प्रसारित की जा रही हैं। 5 अगस्त 2019 को जब सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया तो कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा इंटरनेट शटडाउन लागू किया गया था। यह शटडाउन 18 महीने से अधिक समय तक चला। पत्रकारों को एक मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में केवल 4 कंप्यूटर दिए गए, जहां 300 पत्रकार 15 मिनट के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते थे। 2019 के बाद से कश्मीर में कम से कम 20 पत्रकारों को उनकी रिपोर्टिंग के कारण गिरफ्तार किया गया। फहाद शाह द कश्मीर वाला के संपादक को यूएपीए और राजद्रोह के तहत गिरफ्तार किया गया था। भारत ने 2022 में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक 84 इंटरनेट शटडाउन लगाए, जिनमें से 60% कश्मीर में थे। 2022 तक लगातार 5 साल भारत ने सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन का रिकॉर्ड बना लिया। ये जो रिकॉर्ड की बातें कर रहे हैं, ये इसी मोदी युग की बात कर रहे हैं। इसी मोदी युग में इस तरीके की चीजें की गई हैं और इस तरीके के रिकॉर्ड बनाए गए हैं। भारत की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग 2014 में 140 से गिरकर 2025 पे 151 हो गई है और बीच में 161 तक पहुंच गई थी। आरएसएफ ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, अत्यधिक केंद्रित मीडिया स्वामित्व और राजनीतिक संरेखण के कारण प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, केवल अनुकूल पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं और सरकार के आलोचकों को भक्तों द्वारा एंटी नेशनल बताकर ट्रोल किया जाता है। वर्तमान में दुनिया की आधी से अधिक आबादी यानी कि 42 देशों में 4.2 अरब डॉलर लोग ऐसे देशों में रहती है जहां प्रेस की स्थिति बहुत गंभीर है और भारत उन देशों में एक है। तो क्या विश्वगुरु बनने का सपना अधूरा रह गया? नहीं, हमने एक नया गुरु मंत्र सीख लिया है। चुप्पी ही सुरक्षा है और झूठ ही सच है। जब तक गोदी मीडिया की तालियां बजती रहेंगी और स्वतंत्र पत्रकारों को जेल, यूएपीए, पेगासस और आईटी रेड से डराया जाता रहेगा, तब तक भारत की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग केवल और केवल नीचे जाएगी। लेकिन चिंता ना करें, कम से कम हम उत्तर कोरिया से अभी भी बेहतर हैं और यही विकसित भारत का असली विजन है कि जब तक एकदम गर्त में न पहुंच जाएं और गर्त से थोड़ा ऊपर रहें, तब तक हम गर्व करते रहेंगे और अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे। तो सबसे ज्यादा दोषी तो मैं ये समझूंगा कि जो भारत में पत्रकारिता पढ़ाने वाले वो प्रोफेसर्स, पत्रकारिता की शिक्षा देने वाले वो गुरु, जो नारद को पहला पत्रकार मानते हैं। अब तो विश्वविद्यालयों में आप पढ़ाई करने जाइए तो पहला पत्रकार नारद,
भैया कहां से खोज लाए आप? आज तक गांव देश में भी लोग नारद शब्द का इस्तेमाल किस लिए करते हैं पता है? कि नारद वाला काम मत करो, इधर का काम उधर मत करो, बुरा मत मानिएगा। लोक ने और लोक वातावरण में या ग्रामीण वातावरण में लोग इसीलिए प्रयोग करते हैं भाई कि नारद वाला काम मत करिए। नारद को पहला पत्रकार बना दिए, अच्छा चलिए बना भी दिए, तब भी मानिए कि नारद कम से कम एक जगह की बात को दूसरी जगह, दूसरे की बात को उस जगह पर करते तो थे। स्वर्ग की बात धरती पर, धरती की बात स्वर्ग पर, लेकिन कम से कम समस्या तो बताते थे। जा करके प्रभु के चरणों में खड़े होकर कहते थे कि धरतीवासी परेशान है, प्रभु कुछ ध्यान दीजिए। और धरती वालों को बताते थे कि वहां देवता और राक्षस के बीच ऐसा चल रहा है, आप लोग सावधान रहिए। तो मानिए तो कम से कम करिए भी भैया कि बस इसीलिए कि पहले पत्रकार नारद थे, पहले पत्रकार नारद थे। वैसे भी आजकल पत्रकारों की ज्यादातर स्थिति उसी तरीके की है, इधर का काम उधर करना, उधर का काम इधर करना, लड़ाई लगवाना। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन समय ऐसा है कि क्या किया जाए। अब आप हिकी को पत्रकार नहीं मानेंगे, आप जुगल किशोर शुक्ल को पत्रकार नहीं मानेंगे, तो हटा दीजिए कोर्स में से। क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? क्यों पढ़ाते हैं आपकी पहली पत्रकारिता का उद्भव, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव, अंग्रेजी पत्रकारिता का उद्भव, जेल जब्ती जुर्माना की पत्रकारिता का उद्भव? लेकिन यहाँ के जो पत्रकारिता पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं उनका तो कोई सानी ही नहीं है। सरकार बदली नहीं कि सुर बदल गया। सरकार दूसरी आई तो उस हिसाब से सोच लेंगे कि इस समय क्या पढ़ाना है भैया, इस हिसाब से कंटेंट कहाँ से निकालना है। कोई देखा जाए कि कहीं आरएसएस में कोई बहुत बड़ा पत्रकार तो नहीं था, या ये देखा जाए कि कोई बीजेपी का कोई बड़ा नेता तो पत्रकार नहीं बना। अरे भाई ढूंढ लीजिए, किसी को पढ़ाने से कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन आप ढूंढ के तो लाइए किसी ऐसे मनीषी को जो भारत को इन मामलों में थोड़ा आगे पहुंचा जाए। चौथी अर्थव्यवस्था का तमगा मिलता है तो आसानी से आप मीठा मीठा गप कर लेते हैं, और 191वीं रैंक मिलती है तो तमाम ऐसे लोग अभी राय देंगे, इसी कमेंट में ही राय देने लगेंगे कि अरे ये सब आंकड़े झूठे हैं, विश्व इस तरह के आंकड़े देता रहता है, विश्व भारत को देखना नहीं चाहता, विश्व की भारत से दिक्कत है। अरे भैया काहे नहीं देखना चाहता? आप ही तो कहते हैं कि पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, फिर आपको क्यों नहीं देखना चाहता? ये पत्रिका खराब है, ये पत्रिका तो अमेरिका द्वारा पोषित है, ये पत्रिका तो भारत विरोधी देश द्वारा निकाली जाती है, इसलिए भारत को ऐसी रैंकिंग देती है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बात वो करिए जो दोनों मामलों में सही हो। कुछ तो आपकी एक फिक्स थ्योरी होगी ना, कि सब चीज के लिए अलग अलग थ्योरी। माने कि अच्छा मिले तो उसे गप कर लो, और थोड़ा कड़वा सुनने को मिल जाए तो उसे थू थू कर दो। और थू थू करने से भी काम नहीं होगा। अगर आपने कुछ चीजें गप कर ली हैं तो वो शरीर में नुकसान ही पहुंचाएंगी, या ऐसे मानते बैठेंगे। ओवर पॉजिटिव होने के अपने नुकसान हैं। हमेशा सकारात्मक, ज्यादा सकारात्मक भी नहीं बना जाता कि चारों तरफ आग लगी है और आप बीच में खड़े हो कहें बहुत सकारात्मक हो कि अभी पानी बरसेगा, अभी पानी बरसेगा और आग का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो आप तो जल के राख हो जाएंगे। थोड़ा बहुत तो आपको समझना पड़ेगा। ये रैंकिंग ऐसे नहीं दे दी जा रही है भैया। ये रैली निकाल करके, झंडा बुलंद करके, जय हिंद, जय भारत, जय मातरम, जय ये करके नहीं निकल रहा है, नारा लगा के नहीं निकल रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं और आप भी पढ़ लिख रहे हैं, और हमारे यहाँ पढ़े लिखों की पूछ होनी चाहिए। क्या चाहते हैं कि पढ़ना लिखना एकदम सब बंद कर दें, आंकड़ों का कोई मतलब न रह जाए, या फिर सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए ही, वनडे एग्जाम के लिए ही आंकड़ों को आप सुनना और देखना चाहते हैं कि जहां एक टिक मार दो, बाकी हमसे क्या ही मतलब। माने अगर पूछ लिया जाए कि भारत की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में क्या रैंक है, तो आप टिक मार दो 151। लेकिन आप सोच सकते हैं ऐसा, हम तो ये सोचेंगे आखिर ये 151 क्यों है। कोई भूखा है तो उस भूखे को खाना दे करके आप हट जाओ और रात तक गर्व करते रहो, रात में सोचते रहो कि आज हमने कितना पुण्य किया। लेकिन हम तो ये सोचेंगे कि उस भूखे को खाना तो दे दिया, कल पाएगा या फिर नहीं, या फिर हमेशा के लिए उसे खाना कैसे मिलता रहे। और ये बात करने वाले लोगों को तरह तरह के तमगे दे दिए जाते हैं, जो 2014 की बड़ी मीटिंग में बैठकर लोगों ने तैयार किए और अपने लोगों में उसे प्रसारित किया कि जब भी कोई इस तरह की बात करे तो उसे एक ही चीज कह दो। मैं नहीं कहूंगा, हमारे दर्शक बताएंगे क्या कहा जाता है उनको। समझ गए ना? तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते रहिए अपना खास कार्यक्रम, हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रतिक्रिया दीजिए, सवाल हमसे पूछिए। द क्रेडिबल न्यूज इसी तरीके से बने रहिए। धन्यवाद।